बायनोमियल प्रोबेबिलिटी, हाँ, तो ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक नॉर्मली बोर्ड लेवल में आता है, हाँ, मगर इस साल बोर्ड लेवल में हटा दिया गया था कोविड के रीजन। ओ सॉरी, नहीं, बायनोमियल ऐसे भी हटा दिया गया है, हाँ, लास्ट ईयर से ये हटा दिया गया था, मगर जेई के कोर्स में है। ये कई बार तुम्हें कुछ लंबे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हेल्प से जो हम प्रोबेबिलिटी करते हैं, उसे ये रिलेटिवली आसान तरीके से करवा देता है। अगर ये चीज मुश्किल से 15 से 20 मिनट मुझे लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है समझाने में, कुछ ज्यादा सम करूंगा तो आधा घंटा लग सकता है। एक बार ध्यान से देखोगे तो अच्छा लगेगा, फिर पास्ट ईयर के कलेक्शन को भी तुम लोग कर पाओगे। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी हर समय डिफाइन नहीं होता है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी एक स्पेशल टाइप के इवेंट्स में डिफाइन होता है, जिसको हम बर्नौलीज ट्रायल कहते हैं। तो ये होता क्या है? तो बर्नौलीज एक ये सीरीज ऑफ ट्रायल्स है, जिसमें कुछ फॉलोइंग कंडीशंस होते हैं। वो कंडीशन ये कंडीशन है कि each trial या event has only two possibilities, सक्सेस और फेल्योर। केवल दो ही पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए अगर मैं तुमसे कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी बोल दूं, यहाँ पे हम लोग नॉर्मली पी लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो होगा, क्योंकि केवल दो ही पॉसिबल है, तो वो 1 माइनस पी होगा। नंबर 2, each events आर independent, हर इवेंट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एंड देयर आर फाइनाइट इवेंट्स। हाँ, इस ट्रायल हैज ओनली टू पॉसिबिलिटी, और साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच इवेंट मस्ट बी सेम। ठीक है, हर एक में सेम होना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग होने से फिर नहीं लगा पाओगे। तो सपोज जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं कि सपोज मेरे पास 5 या 6 इवेंट्स हैं। 6 इवेंट्स में मुझसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस होने का चांस कितना है। तो वो 2 सक्सेस सपोज यहां पे हुआ, अगर 2 सक्सेस यहां पे हुआ तो बाकी सब जगह श्योरली फेलियर हो रहा होगा। तुम जानते हो कि सक्सेस का चांस पीपी था, फेलियर का चांस क्यू है, और इंडिपेंडेंट होने के कारण तुम जानते हो कि ए बी को तुम अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हो। तो 2 सक्सेस के लिए तुम मुझे ये बोलो, ये जो मैंने सक्सेस यहाँ पे डाला, ये तो मैं कहीं भी डाल सकता था, मैं यहाँ पे भी डाल सकता था, मैं यहाँ पे भी डाल सकता था। तो ये 5 जगह में ये 2 सक्सेस में कितने तरीके से डाल सकता हूँ? तो तुम बोलोगे सर 5C2 या, तो वो 2 प्लेसेस में पीपी होने का चांस पी स्क्वायर, क्योंकि 2 बार पी आ रहा है, इंडिपेंडेंट है तो मल्टीप्लीकेशन है, और बाकी सब अगर फेल्योर है तो क्यू क्यू। तो वैसे ही अगर मैं पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस होने का चांस क्या है, अगर n इवेंट्स हैं तो क्या हो जाएगा? एनसीआर नहीं क्या? तो वो आर प्लेसेस में तुमने सक्सेस डाला, तो ये क्या हो जाएगा? पी टू दी पावर आर, और बाकी से अगर तुमने फेल्योर डाला तो क्यू ऑफ n माइनस आर। तो क्योंकि तुम जानते हो दिस इज व्हाट, दिस इज द आर टर्म ऑफ बाइनोमियल के, अगर टर्म में बोलोगे तो दिस इज द आर टर्म ऑफ, या आर प्लस फर्स्ट टर्म ऑफ क्यू प्लस आर टू दी पावर n। इसका अगर मैं टी आर प्लस 1 टर्म बोलूं तो वो क्या हो जाएगा? एन सी आर क्यू टू दी पावर n माइनस आर आर टू दी पावर आर टी टू दी पावर आर। तो इसीलिए यहां से इसका नाम बाइनोमियल आता है। तो किसी को लिखना है तो लिख लो। तुम बोलोगे सर यूज क्या है? यूज अभी मैं बताऊंगा। तो x अगर एक रैंडम वेरिएबल है, तो हम लोगों ने क्या सीखा? मैं एक बार, ठीक है, दोबारा नीचे एक चीज को बता देता हूं कि हम लोगों ने क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा कि अगर मेरे पास एक चलो बर्नौली स्टाइल। तो बर्नौली स्टाइल में क्या होता है कि तुम्हारे पास कुछ सेट ऑफ इवेंट्स होते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या क्या होना पड़ेगा? उस सेट ऑफ एन इवेंट्स, फाइनाइट इवेंट्स होंगे, इच आर
इंडिपेंडेंट होगा, तुम ये चेक करोगे, ये पहला कंडीशन है जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखोगे कि each have only 2 पॉसिबिलिटीज होना पड़ेगा। एक को हम लोग पॉसिबिलिटीज सक्सेस कहते हैं और एक को हम लोग फेल्योर कहते हैं। तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी अगर मैं P लेता हूं, फेलियर का प्रोबेबिलिटी अगर मैं Q लेता हूं, तो P प्लस Q का वैल्यू 1 होगा। और X अगर मैं नंबर ऑफ सक्सेस लेता हूं, नंबर ऑफ सक्सेस, तो X इज इक्वल टू R जो होगा वो होगा NCR P टू दी पावर R, Q टू दी पावर कितना N माइनस R। तो ये बर्नौलीज स्टाइल है। तो अब इसके कुछ सम्स को करके देखते हैं। प्रॉब्लम, a pair of dice is thrown 6 times, getting a doublet is considered as a success. Compute the probability of A. नो सक्सेस। ठीक है, मैंने जगह छोड़ा है जानबूझ के। तुम क्या कर रहे हो, अब पेयर ऑफ डाइस तुमने थ्रो किया, कितने बार? 6 टाइम्स। तो एक गिवन तुमने कितने बार किया? 6 टाइम्स किया। सक्सेस क्या? डबलेट आने का चांस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब डबलेट इन ईच इवेंट कितना है? तो टोटल 6 डबलेट होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 इज आउट ऑफ 36, 1/6। तो ये P हो गया। तो Q जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डबलेट, मतलब जिसे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कहते हैं, वो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो 2,5 जैसा कोई नंबर होगा जो डबलेट नहीं है, या तो डबलेट है। तो वो तो 1 माइनस P हो जाएगा, क्योंकि P प्लस Q केवल दो ही, इसीलिए इंपॉर्टेंट है 1 माइनस P। तो इसलिए 5/6। अब नो सक्सेस का मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x इज इक्वल टू क्या था? x इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेस है। x इक्वल टू 0 का मतलब तुम्हारे पास हो जाएगा NC0 P टू दी पावर 0 Q टू दी पावर n। तो ये हो जाएगा 630 5/6 होल टू दी पावर 6। वैसे ही अगर मैं तुमसे कहूं कि एटलीस्ट या कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस, तो 4 सक्सेस आने का मतलब अगर तुमने 6 बार चीजों को 1 2 3 4 5 6 बार थ्रो किया, तो तुम्हें जो डबलेट है 2,2 ले सकते हो, 4,4 6,6 1,1 वो 4 बार मिले। तो सक्सेस कितने जगह होना चाहिए? सक्सेस 4 जगह होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x नंबर ऑफ सक्सेस था 4, तो फॉर्मूला क्या होगा? NC4 P टू दी पावर 4 Q टू दी पावर क्या N-4 डाल दो। अच्छा, इसी में अगर मैं तुमसे कहूं कि एटलीस्ट 1 सक्सेस, अब एटलीस्ट 1 सक्सेस में तो बहुत केस हो सकता है ना रे। 1 सक्सेस भी हो सकता है, 2 सक्सेस भी हो सकता है, और 6 सक्सेस भी हो सकता है। मगर तुम इसे एटलीस्ट है तो तुम तो इसे ऐसे भी काउंट कर सकते हो ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? नो सक्सेस, x इक्वल टू 0, मतलब 1 माइनस NC0 P टू दी पावर 0 Q टू दी पावर n। पुट अप करके देख लो। तो ये चीजों को आसान करता है इस टाइप से। अच्छा, यहीं पे कर गया एटमोस्ट 1 सक्सेस, तो x इक्वल टू 1, तो रैंडम वेरिएबल का करवा दिया गया था बोर्ड लेवल में। हाँ, नहीं तो उल्टा तुम्हें लोग को एक बार देखना है तो रैंडम वेरिएबल वाला मेरा वीडियो देख लेना, तो उससे वो ये टॉपिक ज्यादा अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा, और अगर जानते हो तो देखने का जरूरत नहीं है। तो अब मैं आगे चलता हूं, 1 2 3 4 5 प्रॉब्लम। A coin is twice as likely to land heads
एज टेल्स। ठीक है, कोई पंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अनबाइस्ड कॉइन हाफ हाफ है। In a sequence of 10 events, find the probability that fourth tail occurs at 7 toss। सम को ध्यान से, पहले सम को लिखना है तो लिख लो एक बार, पॉज करने का साइन। और अब मैं बताता हूँ। A coin is tossed twice as likely. A coin is twice as likely to land heads as tails. Sorry, मैंने पहले गलत बोला, अनबाइस्ड कॉइन है तो हेड आने का चांस ज्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड जो कह रहा है यहाँ पे, अगर तुमने एक इवेंट किया तो वो 2/3 होगा और टेल जो होगा वो 1/3 होगा। इन अ सीक्वेंस ऑफ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोर्थ हेड। तो क्या फोर्थ टाइल, तो टेल, टेल के बारे में पूछ रहा है तो टेल, गेटिंग टेल को मैं सक्सेस मानता हूं। तो गेटिंग टेल मेरे लिए सक्सेस है। अगर गेटिंग टेल सक्सेस है तो पी का वैल्यू कितना आया 1/3, तो क्यू का वैल्यू कितना आया 2/3। सपोज तुम्हारे पास 10 इवेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फोर्थ टेल ऑकर्स एट 7 टॉस। तो ये टॉस नंबर 1 है, ये टॉस नंबर 2 है, ये टॉस नंबर 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तुम्हें एक सक्सेस मिलना चाहिए। ये तो मुझे कह रहा है क्वेश्चन में, मगर ये सक्सेस होना चाहिए, ये फोर्थ सक्सेस होना चाहिए। अगर ये फोर्थ सक्सेस है तो यहां से यहां तक क्या बोलोगे? इसका मतलब है इन 6 सक्सेस वी मस्ट गेट, वेट अ मिनट, चलो। A coin is tossed likely to land heads as tails in a sequence of 10 events. Find the probability that 4 ties occur. हाँ, तो इन 6 सक्सेस वी मस्ट गेट कितना बोलो? तो इन रिमेनिंग 6 सक्सेस, इन रिमेनिंग वी मस्ट गेट, ये जो 6 सक्सेस है वी मस्ट गेट, ये 4th सक्सेस है तो यहाँ पे वी मस्ट गेट 3 सक्सेसेस। तो इसका मतलब है यहां तक अगर तुम बोलोगे, या इसका यहाँ पे क्या है उससे लेना देना नहीं रह रही, टोटल कितना दिया है वो नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर तुम n का वैल्यू 6 ले रहे हो, मैं केवल अभी इस ट्रायल का बात कह रहा हूँ, यहाँ इस ट्रायल का बात, तो मुझे कितना सक्सेस चाहिए? मुझे चाहिए 3 सक्सेस। और ये भी हाँ 7th हुई, तो आंसर जो होगा वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 में सक्सेस होने का चांस p है। तो ये मेरे पास टोटल कितने में से, 6 में से 3 चाहिए, तो ये 6c3 p क्यूब, q टू दी पावर q क्यूब आ गया, मल्टीप्लाइड बाय कितना p। तो अल्टीमेटली तुम इसे 6c3 p टू दी पावर 4 इंटू क्यू क्यूब, नहीं क्या? तो ये क्या फोर्थ सक्सेस आ रहा है तुम्हारे पास? तो ध्यान से देखो। हाँ, तो जैसे किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। 1 2 3, मैं और एक सम करवाऊंगा, घबराओ मत। हाँ, तो जैसे अगर मैं तुमसे कह सकता हूं कि सपोज, लोकल लैंग्वेज में कह रहा हूं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, हाँ, जिसमें इंडिया का विन का चांस 1/2/5 है। तो ऑस्ट्रेलिया और, ठीक है, नो मैच ड्रॉ, कोई भी ड्रॉ या बारिश के कारण खत्म नहीं हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया का जीतने का चांस 3/5, इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूं जीतने का, तो इंडिया का जीतने का चांस 2/5। तो सपोज दे आर प्लेइंग 7 मैच सीरीज, 7 मैच सीरीज में नंबर ऑफ वेज सच दैट इंडिया कैन विन। अब बोलो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? तो 7 नंबर ऑफ वेज इंडिया कैन विन, its third match in
इन 6th मैच, ठीक है। इंडिया अपना तीसरा मैच तब जीते 6 मैच में, तो 1 2 3 4 5 6 7वां में क्या हुआ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया का विन होना चाहिए, तो विन होने का चांस P, इसको P ले लेता हूँ 2/5। तो रिमेनिंग 1 2 3 4 5 रिमेनिंग 5 में क्या होना पड़ेगा, 2 विन होना पड़ेगा और 3 लूज होना पड़ेगा। तो मतलब R का वैल्यू 2 होना पड़ेगा। तो P ऑफ X इज इक्वल टू 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5C2 P स्क्वायर इंटू क्या QQ मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे भी जीतने का चांस P। तो एग्जैक्टली ये ऊपर वाला है। किसी को लिखना है तो लिख लो। ये हम देखते हैं। The probability that a candidate is scoring 90% in board is 1/10. 7 candidates are selected at random from a school. The probability that 2 will get 90%. समझ में आ रहा है? टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं? 7। तो n 7 है। ओह, पॉज के लिए रखना। अगर क्वेश्चन पढ़ने का मन है, पॉज करना है तो कर सकते हो। The probability that candidate is scoring 90% in board is 1/10. तो ये 1/10 है। मुझे कितना सक्सेस चाहिए? 2 बंदे को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे x इज इक्वल टू 2 चाहिए। तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 9/10 हो जाएगा, क्योंकि p प्लस q तो 1 होता है। तो ये 7C2 p स्क्वायर q टू द पावर 7 माइनस 2 5 खेला खत्म। किसी को देख, मैं नेक्स्ट सम लेके आता हूँ, देखना है तो देख लो। 2 dice are rolled 6 times simultaneously. If total of 10 or more is called success, then probability of getting at least 2 success. तो 6 टाइम, तो टोटल ऑफ 10, तो 10 से कम क्या क्या हो सकता है? यहाँ से आप देखो, टोटल ऑफ 10 और मोर गेट सक्सेस वाला बात है। 10 से ज्यादा तो बहुत ज्यादा नंबर्स होते हैं, तो 10 से कम वाला हम काउंट करके देख लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है मेरे ख्याल में। इफ टोटल ऑफ 10 और मोर इज कॉल्ड सक्सेस, मतलब ओ, तब तो यहाँ पे डायरेक्टली काउंट करना थोड़ा मुश्किल है। या तो तुम्हें फिर तुम एक काम करो कि 6,6 सबको बना के देखो। मेरा कहना है या तो तुम लोग इसे फिर अब बना के देखो, ठीक है, 1,1 2,2 3,3 लिख के देखो कि सक्सेस कितना होता है। तो 10 से ज्यादा, तो ये तो काउंट करना ज्यादा आसान है ना, क्योंकि 5,5 5,6 6,5 6,6 और 4 के साथ 10 आएगा तो कब आएगा को कहो? एक 2 3 4। इफ टोटल ऑफ 10 और मोर, तो 10 तुम्हारे पास 5,5 5,6 6,5 और 6,6 और तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 4, और पॉसिबल है, सॉरी 4,6 और 6,4। तो 1 2 3 4 5 6। तो लेट P इज इक्वल टू सक्सेस प्रोबेबिलिटी, मतलब उसका, और दिस इज नथिंग बट क्या, दिस इज टोटल ऑफ 10 और मोर। तो ये तुम्हारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6/36, तो मतलब कितना 1/6। तो P का वैल्यू अगर 1/6 होगा तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/6। तो आउट ऑफ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 सक्सेस, तो ये 2 से बड़ा होना चाहिए, तो ये तो P ऑफ 2 काफी बड़ा हो जाएगा। तो एटलीस्ट 2 सक्सेस को अगर तुम काउंटर लगा दोगे, एटलीस्ट 2 सक्सेस में अगर तुम काउंटर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। तो 1 माइनस आउट ऑफ कितना रे, 10, तो n कितने टाइम्स हुआ है, 6 टाइम्स, तो 6 C0 p टू दी पावर 0 q टू दी पावर 6 माइनस 6 C1 p टू दी पावर 1 q टू दी पावर 5। खेला खत्म, वैल्यू डाल दे। देखना है तो देख ले। तो समझ में आ रहा है ना क्यों बर्नौलीज लग रहा है, क्योंकि इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी है। वो 2 पॉसिबिलिटी क्या है, वो 2 पॉसिबिलिटी ये है कि जब तुम ऐड करते हो
जब तुम ऐड कर रहे हो वो चीज या तो 10 से बड़ा 10 या 10 से बड़ा होगा या उससे छोटा होगा। ये वाला देखें, देखो क्या कह रहा है प्रॉब्लम। अ पर्सन टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड, वो या तो आगे जाएगा या तो पीछे आएगा। द प्रोबेबिलिटी दैट ही टेक्स अ स्टेप फॉरवर्ड इज 0.4, आगे जाने का चांस 0.4 है, उसे पी ले लेता हूं। तो पीछे जाने का चांस, क्योंकि वो दो ही काम कर रहा है, यहाँ तो क्वेश्चन नहीं कह रहा है वो या तो आगे जा रहा है या तो पीछे जा रहा है, तो 0.6। Find the probability that the end of the 11 step he is one step away from the starting point। तो तुम ये बोलो कि अगर मैं कह रहा हूं कि अगर वो 11 बार स्टेप ले रहा है और वो अपने ओरिजिनल स्टेप से अगर एक स्टेप दूरी में है तो वो कितने बार आगे जाएगा। तुम बोलोगे सर वो या तो 5 बार फॉरवर्ड स्टेप ले और 4 बार बैकवर्ड स्टेप ले, मगर और एक पॉसिबिलिटी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पीछे हो एक स्टेप या आगे हो। तो 5-4 नहीं 11 चाहिए था, तो मैंने गलती लिखा, 5-6 होगा, नहीं तो 6 बार वो फॉरवर्ड ले और 5 बार वो बैकवर्ड ले, तभी पॉसिबल है ना रे, कि वो अपने स्टेप से एक बार, वो कैसे ले रहा है उससे लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है कि तुम ये मान सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे कितना सक्सेस है। मैंने सक्सेस किसको माना है, सक्सेस मैंने फॉरवर्ड को माना है। तो यहाँ पे ये 5 बार सक्सेस हो रहा है, यहाँ पे ये कितने बार सक्सेस हो रहा है, 6 बार सक्सेस हो रहा है। तो कोई चीज अगर 5 बार सक्सेस हो रहा है तो उसे क्या लिख सकते हो, कितने में से, 11 स्टेप में से, तो क्या हो जाएगा 11C5। समझ में आ रहा है क्यों प्रोबेबिलिटी लग रहा है, क्योंकि बंदा केवल दो काम कर सकता है, या तो आगे या तो पीछे। आगे जाना अगर सक्सेस है तो वो अपने एक स्टेप दूरी से, वो यहां से उसने शुरू किया, वो या तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, तब फॉरवर्ड और बैकवर्ड के स्टेप की दूरी, अगर मैं कहूं कि वो 6 स्टेप फॉरवर्ड गया और वो सॉरी अगर मैंने कहा कि वो 9 स्टेप फॉरवर्ड गया और 3 स्टेप बैकवर्ड गया, 9 10 11 9 10 11 12 क्या हो रहा है 9 2 स्टेप 9 10 11, तो इसका मतलब वो अपने ओरिजिनल जगह से कितनी दूरी में है। तुम बोलोगे वो 7 स्टेप आगे में है, तो क्वेश्चन कह रहा है वो 1 स्टेप अवे हो, तो 1 स्टेप अवे के लिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड का डिफरेंस केवल एक होना पड़ेगा। तो इसका मतलब 5 सक्सेस, तो 11C5 p टू द पावर 5 q टू द पावर 4 प्लस या तो 6 सक्सेस हो, तो 11C6 p टू द पावर 6 q टू द पावर 5। खेला खत्म, पुट अप कर दो, फिर आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये देखो 100 आइडेंटिकल कॉइन्स इच फॉलिंग हेडवाइज विद प्रोबेबिलिटी p इज टॉस वंस, तो 22 कॉइन है। हाँ 100 आइडेंटिकल कॉइन्स इच फॉलिंग हेडवाइज विद प्रोबेबिलिटी p, मतलब हेड आने का चांस p है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड p है, तो इसी को सक्सेस ले लेते हैं। कितने कॉइन्स है, 100 कॉइन्स है, 100 बार टॉस किए, करके देख लो एक बार, पॉज करके देख लो, ठीक है, पढ़ के देख लो, मतलब पॉज करके देख लो। अब यहाँ पे तो मैं रुक नहीं सकता हूँ कि हाँ उतना के लिए आगे चल रहा हूँ। आर टॉस्ड इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 कॉइन्स शोइंग हेड, तो कितना सक्सेस चाहिए, तो मुझे 50 सक्सेस चाहिए, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 51 कॉइन, मतलब x 51 है, तो q तो 1 माइनस p होगा, तो ये कितना हो जाएगा तब 100C50 p to the power 50 q to the power 50 is equal to 100C51 p to the power 49 q to the power 51 p प्लस q, क्योंकि 1 है तो वो तो बाद में देखते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज, अब देखो अब यहाँ पे कैसे रिजल्ट यूज होगा, तो ये और ये काटोगे तो एक p बच जाएगा और ये काटोगे तो q बच जाएगा। तो मैं तब लिख सकता हूँ कि p इज इक्वल टू 100C51 डिवाइडेड बाय 100C50 मल्टीप्लाइड बाय q। फॉर्मूला याद है, NCR बाय NCR, r+1 का एक फॉर्मूला था, ऊपर r+1 नीचे n-r, बड़ा वाला
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ बड़ा 51 है, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा? 51 नीचे, ऊपर कितना? 100 माइनस 50 क्यू। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50/51 क्यू। और क्यू के बदले क्या लिख सकते हो? 1 माइनस P। तो इससे P का वैल्यू निकाल लो, हो गया। किसी को देखना है तो देख लो, फिर और एक सम में चलते हैं। बड़ा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, जब सीबीएसई लेवल में होता था ये, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन hitting a target is 1/4. How many times must he fire so that the probability of his hitting the target at least once is greater than 2/3? Solution. सब करके देख लो एक बार। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/4। तो प्रोबेबिलिटी वो हिट करने का चांस 1/4 है। हाउ मेनी टाइम्स ही मस्ट फायर, एन का वैल्यू दिया नहीं है। सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टारगेट को एटलीस्ट वंस, तो वो एक बार टारगेट को हिट करे 2/3 है। तो एटलीस्ट वंस का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वंस, तो बहुत बड़ा हो जाएगा रे। वो एक बार भी कर सकता है, एटलीस्ट वन वो हिट करे, ये 2/3 से बड़ा हो। अब एटलीस्ट वन तो बहुत बड़ा है, काउंटर लगा देना ज्यादा अच्छा है कि वो एक बार भी नन हिट। तो नन हिट मतलब सपोज एक्स जो है वो नंबर ऑफ हिट्स है। अब एक्स नंबर ऑफ हिट्स के ऊपर मैं इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि पी मुझे 1/4 वही पता है, इज ग्रेटर देन 2/3। तो नंबर ऑफ हिट तो हो जाएगा, तो ये तो मतलब क्या हुआ? जीरो हिटिंग का। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस एन सी जीरो पी टू दी पावर जीरो क्यू टू दी पावर एन इज ग्रेटर देन 2/3। और अगर पी और क्यू का वैल्यू डालोगे तो एन सी जीरो 1 हो जाएगा, पी का वैल्यू कितना हो गया? 1/4। और क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/4 टू दी पावर एन ग्रेटर देन 4/3। 1 माइनस, सॉरी। तो इसे अगर तुम थोड़ा सजा के लिखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 3/4 टू दी पावर एन मस्ट बी लेस देन 1/3। मतलब 3 टू दी पावर एन माइनस 1 इज लेस देन 4 टू दी पावर। तो इंस्पेक्शन करके देख लो। ये समझ में आया ना क्या कह रहा है? मैं तो ऊपर वाले में इंटरेस्टेड हूँ, क्या कह रहा है? द हीटिंग अ टारगेट इज 1/4, तो उसने 1/4 है। हाउ मेनी टाइम्स, सपोज वो उसने एन नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ हिट्स है, कह रहा है कि वो एटलीस्ट एक बार हिट करे। एटलीस्ट वन तो बहुत बड़ा है, तो एटलीस्ट वन जब भी देखते हो तो दिमाग में क्या आता है? काउंटर आता है। तो 1 माइनस नन हिट लगा देते हैं। तो उससे अब ये 3 टू पावर n प्लस 1 एक टाइम के बाद 4 टू पावर n से छोटा होगा, वैल्यू डाल के देख लो, n का वैल्यू 4 होता है तब होता है। n का वैल्यू वो ये यहाँ पे अब ये तुम्हें इंस्पेक्शन करना होगा, n इक्वल टू 2 3 डाल के देखो, कोई नहीं चलता है, 4 चलता है। तो हेंस अगर बंदा 4 बार ये काम करे तो हिटिंग का होने का चांस 2/3 हो जाता है। देखना है तो देख लो। अब इसी में कभी कभी वो 90% 30% के टर्म में दिया होता है, तब उससे निकाल लेते हैं हम लोग। तो परसेंटेज को तो तुम चेंज कर सकते हो ना, प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज अगर दिया रहता है तो तुम उसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अब और एक चीज देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में भी निकलता है। ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर बाइनोमियल है, डिस्ट्रीब्यूशन चीज अगर बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल में अगर तुम्हें मालूम है कि P जो है वो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, जो ऊपर वाले हम लोग डिफाइन करते थे, N अगर नंबर ऑफ इवेंट्स है, तब मीन निकालने का जरूरत नहीं है। मैं प्रूफ में अभी नहीं जा रहा हूं। एनपी और वेरिएंस होता है एनपीक्यू, अभी याद रख लो। ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। देखो एक्चुअली में क्या होता है कि तुम यहाँ पे क्या करते हो, पी ऑफ एक्स इक्वल टू आर, और एक्स का अलग अलग वैल्यू, तो जीरो, तो जीरो के ये तुम्हारे पास एक्स इज इक्वल टू जीरो का जो चांस हो जाएगा वो एन सी जीरो पी टू दी पावर जीरो क्यू टू दी पावर एन। वन के लिए एन सी वन पी टू दी पावर वन क्यू टू दी पावर एन माइनस वन।
और n सक्सेस होने के लिए NC and P to the power n Q to the power 0। तो यही तो फ्रीक्वेंसी है ना। तो मीन का फॉर्मूला क्या था तब? समेशन ऑफ xi इंटू fi बाय समेशन fi, क्योंकि बाइनोमियल लगता है भाई, बाइनोमियल में जाना पसंद नहीं करूंगा, इसलिए मैंने इसका प्रूफ नहीं करवाया। अगर तुम मल्टीप्लाई करके देख लोगे तो उससे आंसर आ जाएगा, क्योंकि r इंटू NCR बन जाता है। यहाँ पे xi का वैल्यू अगर तुम देखोगे तो r इंटू NCR, तो फॉर्मूला लगा के, तो इसलिए अभी जरूरत भी नहीं है। अभी फॉर अ टाइमिंग मीन NP होता है, वेरिएंस NPQ होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए याद रखो। तो सर यूज क्या है? यूज ऐसा है कि अच्छा, क्योंकि देखो बात ये है कि ये बात सही है कि इस बार सीबीएसई ने हटा दिया है ये चीज को, और मैक्सिमम स्टेट बोर्ड जो है वो सीबीएसई को ही फॉलो कर रहा है, ये बात भी सही है। तो हो सकता है कि जो पेपर बनाने वाले होंगे वो इस चीज को ध्यान देंगे कि वो टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछें। ठीक है, ये मीन वेरिएंस जो है वो जेई एडवांस के कोर्स में ऐसे है नहीं, और हालांकि अभी मैं जेई एडवांस के पैटर्न में करवा भी नहीं रहा हूँ। हाँ, मैं अभी एक बार मेंस पैटर्न में चीजों को खत्म कर देना, फिर एडवांस का मैं धीरे धीरे वीडियो बनाते रहूंगा। जो मेरा मेन एम है कि अभी एडवांस मेंस का तुम्हारा टेस्ट शुरू हो जाना चाहिए। A pair of dice is thrown 5 times. 5 times. If getting a doublet is considered as success, हम लोगों ने देखा था डबलेट आने का चांस 6 था, क्योंकि 1,1, 2,2, 3,3, 6,6 तक। तो ये 1/6 हो जाएगा, मतलब 6/36। तो Q का वैल्यू हो जाएगा 5/6 और N का वैल्यू 5 है। क्वेश्चन पूछ रहा है मीन कितना है, तो अगर फॉर्मूला याद है तो खेला खत्म, N इंटू P मतलब 5/6। और पूछ रहा है वेरिएंस कितना है, तो एनपीक्यू, तो एनपीक्यू का मतलब 5 इंटू कितना, 1/6 इंटू 5/6 मतलब कितना, 25/36। खेला खत्म। तो कितना आसान हो गया, नहीं क्या? अब कभी कभी उल्टा भी दिया जा सकता है। अब कभी कभी ऐसा दिया जा सकता है कि इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू दिया है 3, वेरिएंस इज इक्वल टू 3/2। स्टैंडर्ड डेविएशन जानते हो ना क्या था? रूट ओवर ऑफ वेरिएंस था। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सॉल्यूशन ये सम। अब ये उल्टा है, इसमें अब मीन दिया है, मतलब एन पी का वैल्यू दिया हुआ है 3, वेरिएंस दिया हुआ है, मतलब एन पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 3/2। तो अगर मैं 1 और 2 में डिवाइड कर दूं 2 को 1 से, तो मुझे तो क्यू का वैल्यू मिल गया कितना, 1/2। और मुझे तो मालूम है p प्लस क्यू 1 है, तो p का वैल्यू भी कितना हो गया, 1/2। अगर मुझे p और q मिल गया तो मुझे n का वैल्यू मिल गया कितना, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो बहुत बड़ा होगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, x इक्वल टू 0, मतलब 1 माइनस NC0 p टू दी पावर 0 q टू दी पावर n। खेला खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो इसमें दो टाइप के सम्स आ सकते हैं, क्या कि p q n दिया होगा तुम्हें निकालना होगा, और दूसरा कि तुम्हें x दिया होगा, n दिया होगा, तुम्हें p q। तो ये फॉर्मूला अगर याद रखोगे तो हो जाएगा। हाँ, तो ये जो फॉर्मूला है मीन के लिए np, मगर ये केवल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉन बाइनोमियल में नहीं। नॉन बाइनोमियल में तुम्हें, नॉन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन का जो फॉर्मूला होगा वो समेशन ऑफ xi इंटू पी आई होगा, और वेरिएंस का जो फॉर्मूला होगा वो समेशन ऑफ xi इंटू पी आई अच्छा, मैं कंफ्यूज हो गया था। हाँ, वही वाला जो आज सुबह वाले वीडियो में भेजा था, पी आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर, मैं पी आई स्क्वायर दे रहा था, माइनस समेशन पी आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर। हाँ, ये अगर नॉन बाइनोमियल है, जस्ट रैंडम वेरिएबल, तब ये वाला फॉर्मूला लगा देना। और नहीं तो अब एक्स आई पी आई तो निकाल सकते हो, वो तो अब ऊपर में एक्स इक्वल रैंडम वेरिएबल में हम लोग ने निकाला था, वहां से निकाल लेंगे। आगे चल रहा हूं। और एक चीज है, हाँ, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। कभी कभी क्या होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, कभी कभी क्या होता है कि सैंपल स्पेस जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, डेंसर होते हैं।
सैंपल स्पेस कॉन्टिन्यूअस होते हैं। जब सैंपल स्पेस कॉन्टिन्यूअस होता है तब तो तुम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं निकाल सकते हो। तो क्या करोगे? तो अगर तुम्हारे पास वन डायमेंशनल दिया होगा कोई चीज, जैसे एक लाइन सेगमेंट, इसमें अगर तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इसमें जब प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो वो फेवरेबल लेंथ, तो लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया। ठीक है, बताता हूं प्रॉब्लम। इफ 0 is less than x is less than equal to 100, x belongs to real number, find the probability that 25 minus x into x minus 50 is greater than equal to 0। एकदम बेसिक चीज। तो ये जो है, ये तुम्हारे पास लेंथ ऑफ द सैंपल स्पेस, तो ये 100 0, तो ये 100 माइनस 0, तो लेंथ ऑफ द सैंपल स्पेस क्या होगा? अगर ये a है और ये b है तो इसका लेंथ अगर मैं पूछूं तो इसका लेंथ तुम b माइनस a बोलोगे। ये होने का चांस कब है? ये विविक कर्व से बना सकते हो। ये होने का चांस 25 से लेके 50 तक है, तो ये फेवरेबल है, तो लेंथ ऑफ द फेवरेबल कितना हो जाएगा? 25 यूनिट। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? आया समझ में ना? ये b माइनस से तुम, और ये पूरा, तो प्रोबेबिलिटी जो होगा वो लेंथ ऑफ द फेवरेबल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द स्पेस इज इक्वल टू क्या? 25/100। पुट अप करके देख लो। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो जब कॉन्टिन्यूअस स्पेस होता है, तो किसी को लिखना है तो लिख लो, टाइम दे देता हूं पॉज करने के लिए, और फिर आगे चल रहा हूं। ये तो वन डायमेंशनल। ये किसके लिए मैंने बोला? ये मैंने तब बोला चीजें अगर वन डायमेंशनल हो। अब अगर चीजें टू डायमेंशनल है, अगर चीजें टू डायमेंशनल है, तो अब टू डायमेंशनल में तुम एरिया का बात करोगे, तब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ द रीजन जो होगा, जो रीजन तुम्हें फाइंड करने बोलेगा, तो वो फेवरेबल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, अ पॉइंट इज टेकन inside a square of unit inside a circle of radius r. Find the probability that the point is closer to the center as a circumference। मतलब तुमने एक पॉइंट लिया एक सर्कल में, ये इसका सेंटर है, तुम्हें वो चाहिए कि तुम ये पॉइंट तुम नहीं ले सकते क्योंकि ये किसके नियर अबाउट है? ये अपने सर्कमफ्रेंस के अबाउट नियर है। तो मुझे वो पॉइंट चाहिए जो और ओ से ज्यादा नजदीक हो कंपेयर टू सी के हेल्प से, मतलब सी के हेल्प से। तो तुम जानते हो, ये तो तुम जानते हो कि जब तुम एक सर्कल खींचोगे, ये अगर इसका रेडियस r है तो और एक छोटा सा सर्कल खींच लो जिसका रेडियस r/2 है। तो ये वाला तुम्हारा फेवरेबल रीजन है, नहीं क्या? क्योंकि यहाँ पे तुम कोई भी पॉइंट अगर लेते हो तो वो किसके नियर है? सेंटर के नियर होगा, क्योंकि रेडियस उसका r/2 से कम होगा। तो अगर मैं एरिया ऑफ द फेवरेबल रीजन पूछूंगा, मतलब येलो वाले का, तो वो हो जाएगा पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर, और एरिया ऑफ द सैंपल स्पेस पूछूंगा तो वो पाई r स्क्वायर। तो इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द फेवरेबल रीजन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सैंपल स्पेस। खेला खत्म।
अब ये एरिया है, तो एरिया निकालने के लिए हो सकता है कभी-कभी तुम्हें यूज़ करना पड़ जाए, क्या बोलते हैं? एरिया है तो तुम्हें कभी-कभी यूज़ करना पड़ जाए इंटीग्रेशन का, ठीक है? तो आज मैं इसे यहीं पे छोड़ रहा हूँ, कुछ इसके और 1-2 सम्स मैं कल और थोड़ा-सा अपलोड कर दूँगा, ठीक है? तो आज मैं इसे यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है? कि बेसिक में, तो फिर उसके बाद कल थोड़ा-सा अपलोड करके थोड़ा-सा कल मैं वेक्टर वाला भी एक पोस्ट कर दूँगा तुम्हें, ठीक है? कल चलो, ठीक है। तो आज फिर यहीं पे छोड़ता हूँ, कि यहाँ तक देख लो एक बार चीज़ों को।